जिनको आँखों की तकलीफ है वो अनुलोम विलोम करो, त्राटक करो, सर्वांगासन करो, सर्वांगासन और शीर्षासन करवाया करो बच्चों से, थायराइड के लिए भी जबरदस्त। त्राटक करो। देखो अकेले योग से भी बहुत लोगों का चश्मा हमने हटाया है। और सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय तीनों का रस पिलाया। आंवला एलोवेरा गिलोय का रस 60-60 साल के, 70-70 साल के, 76 साल के हमारे गिरीश साहूजा जी, उनका आंखों का चश्मा हट गया। बोले साहू जी मुझे तो पता ही नहीं लगा, अचानक एक दिन चश्मा नहीं मिला, मैं अखबार पढ़ने लगा, फिर काम करने लगा, तो मैंने सोचा तो क्या हो गया, तो चश्मा हट गया, आंखें ठीक हो गई। सारी दुनिया में कहते हैं एक बार आंखों पर चश्मा आ जाए तो हटता नहीं है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाए तो मिटता नहीं है, हमने मिटा दिया। सर्वांग आसन बच्चों को कराओ, शीर्षासन कराओ। हाइड्रोसील के लिए भी बताते हैं अभी। और देखो त्राटक 3 से 5 मिनट, 1-2 मिनट से शुरू हो जाता है। त्राटक करो, यहाँ का पॉइंट दबाओ, फिर यहाँ जल नीति सूत्र नीति करवाते हैं और तिफला पानी से आईवास कराते हैं। तो आँखों का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा दूर हो जाता है। हाइड्रोसील के लिए पॉइंट पूछ रहे थे, तो हाइड्रोसील के लिए पॉइंट है ये छोटी अंगुली के और उसके पास वाली दूसरी अंगुली, इसके पीछे ये हाइड्रोसील का पॉइंट है ये। और हाइड्रोसील वाले का कान पकड़ करके और उससे उठक बैठक कराते हैं। जो ऊपर वाला ये है ना, ये कान में जो ऊपर ये कि ये यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है, इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे दबाते हैं, उसको उठक बैठक करवाते हैं 5-7 बार। और उसको चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर, वृद्धि बाधिका वटी, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, पुनर्नवादि मंडूर, वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली खिला देते हैं। लगभग 1 से लेकर के 7 दिन में हाइड्रोसील ठीक हो जाता है, छोटे बच्चों को भी। तो कोलाइटिस के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में तो रोज़ ही बताते हैं। कोलाइटिस के बारे में सबसे अच्छा है खान पान को पूरा चेंज कर दें। 3 चीज़ें कतई ना खाएं। घी बिल्कुल बंद। अब उनको 2 चम्मच वाला भी नियम लागू नहीं है उनको। घी उनके लिए जहर का काम करता है। घी, दूध और मीठा, 3 चीज़ें बंद। उनके लिए खान पान ही चेंज करने से 99% लोगों का कोलाइटिस ठीक हो जाता है। और हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी को 30-40 बार जाते हैं, उनको थोड़ा औषधि उपचार भी करने पड़ते हैं। बाकी को हम अनार, दही, तक्र, बेल और दही के अंदर सेव, दही के अंदर अनार, दही के अंदर केला, दही के अंदर इसबगोल, दही और छाछ के साथ में बेल का पाउडर, बेल का पानी पिलाते। कुछ लोग बेल का शरबत मीठा डाल के पीते, नहीं, खाली बेल पीनी चाहिए। और बेल, आपने वो देखा होगा कि यहाँ बच्चा आया, बोले जी मैं तो शादी के बाद में हनीमून के लिए जा रहा था, तो एयरपोर्ट पर ही 20 बार टॉयलेट होना पड़ा। आपको सुना बेल खाओ, तो जिस दिन से बेल खाई तो मेरा तो उसी दिन से फ़ायदा होना शुरू हो गया। और अब नहीं तो बेल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अकेली बेल। फिर बाकी कुटजारिष्ट, कोटज, घनवटी देते ही हैं। ज़्यादा बढ़ जाए तो बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्तक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, ये पाउडर मिला के सुबह शाम दे देते हैं। कुटज, घनवटी और चित्रकादिवटी 2-2 गोली खिला देते हैं, 2-2 गोली, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी। और कुटजारिष्ट खाने के बाद, शुगर हो तो कुटजारिष्ट पिलाने की जरूरत नहीं, खाली 3 बार ले लो, कुटज, घनवटी और चित्रकादिवटी 2-2 गोली खा लो, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए दवाइयाँ। और अनार का प्रयोग करो, अनार चबा चबा करके खाओ, उसका जो फाइबर है उसको भी चबा चबा के खाओ। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको फाइबर नहीं खाना चाहिए,
खास करके कोलाइटिस में जिनको घाव हो गए हैं और खून भी आता है, तो कई बार वो फाइबर यदि थोड़ा सा पूरा पिसा नहीं है, क्योंकि ज़रा सा उसमें वो रहता है, तो फिर अंदर से घाव कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए हम फाइबर को थूकने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जो चबा चबा के खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोटा नहीं रहना चाहिए, दरदरा नहीं रहना चाहिए। मैं अमरूद के बीज खाने के लिए बोलता हूँ, बिना चबाए घोल के मुंह में, पका हुआ अमरूद, हम उसके बीज जो है ना चबा के नहीं खाने चाहिए। अमरूद के बीज चबा के नहीं खाने चाहिए, और अनार उसको पूरा पेस्ट करके खाने चाहिए, चबा चबा करके, जिसको जैसी अनुकूलता पड़े। पता लग जाता है, किसी किसी को पूरा अमरूद खाने से गैस बनती है तो मत खाओ, कोई ज़रूरी है। किसी किसी को अनार का फाइबर खाने से गैस बनती है। तो अलग अलग व्यक्ति की थोड़ी थोड़ी बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग होती है, थोड़ी बहुत। जैसे मैं यदि अनार का जूस पी लूँ तो मुझे 1 चम्मच जूस पीते ही एसिडिटी हो जाएगी, और अनार खा सकता हूँ 2 2 अनार खा जाऊँ कुछ नहीं होगा, चबा चबा करके उसको सलाइवा मिल जाता है तो नहीं। और यदि वैसे पियो तो एसिडिटी हो जाती है। तो कान में खुश्की होती है तो कायाकल्प तेल डाला करो। दृष्टि आंखों में डालने के लिए सबके लिए, कैटरेक्ट ग्लूकोमा है तो दृष्टि, और बहुत नाजुक प्रकृति है तो सौम्य। कान में डालने के लिए कायाकल्प तेल, नाक में डालने के लिए षडबिंदु तेल, अणु तेल, बादाम तेल, सरसों तेल। कान में फंगस भी बहुत लोगों को हो जाती है, और कान के पर्दे में छेद हो जाता है, तो सारी वाद्यावटी 2-2, चंद्रप्रभा 1-1, शिराजीत रसायन 1-1, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपने यही देखा है। ये मेरा सैकड़ों लोगों पर अनुभव है। एक बहन तो यहीं आई थी अभी कुछ दिन पहले योगग्राम में, सैकड़ों लोगों पर अनुभव है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम आराम से आधा घंटा करने पर 1 महीने के अंदर ही कान के पर्दे का छेद भर जाता है। ये 100% पक्की बात है। अब लोग उसके लिए ऑपरेशन करवाते रहते हैं, और ऑपरेशन ज़्यादातर लोगों का सक्सेस होता नहीं है। लेकिन जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, आराम से करो। कुछ लोग तो प्राणायाम भी ऐसे करते हैं जैसे लड़ाई हो रखी हो, ऐसे करो। तो अभी बताते हैं, वो जो भाई पूछ रहे थे, बच्चा तोतलाता हकलाता है, उसको एक तो मेधावटी दें, उसको अमृत रसायन खिलाएं, मेधावटी दें, अमृत रसायन खिलाएं, और इसको त्रिकुटा और बहेड़ा ये मिला करके, त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा दें। बच्चे को सर्वांग आसन हलासन करवा दें, और ये पॉइंट दबा दें, बच्चे का तुतलाना हकलाना बंद हो जाता है, स्टेमरिंग बंद हो जाता है ना। इजेक्शन फैक्शन के लिए तो हृदयामृत 3 बार 2-2 गोली, लौकी का कल्प करें, कार्डियोग्रिट खाली पेट, कार्डियोग्रिट गोल्ड ले लें, उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और हृदयामृत 2-2 गोली 3 बार, और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। अनुलोम विलोम करें 2 टाइम 1-1 घंटा कर लें। इजेक्शन फैक्शन जिनका 15-20 हो गया था, उनका मैंने देखा 40 से 50 के बीच आ जाता है विदिन मंथ, 1 महीने के अंदर। और ये दुनिया में कोई इसकी दवाई नहीं है। पॉइंट तो दबाना ही है, ये तो हार्ट का, ये तो सबके लिए बताए रखा है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। गांठ कहीं पर भी हो, सिस्टोग्रिट बना रखी है हमने। कैंसर की संभावना है तो सिस्टोग्रिट डायमंड ले लो, और बिना कैंसर वाली है तो सिस्टोग्रिट टैबलेट है, आपको मिलती है, करक्यूमिन गोल्ड। सिस्टोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली 3 बार ले लो, और कपालभाति कर लो, और गांठ ठीक हो जाती है। खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड वृद्धि बाधिका भट्टी ले लो। 100% कहीं की भी गांठ है, कैंसरस है तो भी ठीक होती है। उसके लिए सिस्टोग्रिट डायमंड है, थोड़ी महंगी होती है क्योंकि डायमंड होता ही महंगा है, क्या करें। बाकी सिस्टोग्रिट से ही काम चल जाता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, अभी तो बताया था मेधावटी ले लो।
अनुलोम विलोम करो 1-1 घंटा। अभी कर लो, अभी कुछ तो कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हुए देख ही रहे, तो देखिए मत, कीजिए भी साथ में। पेनक्रिएटाइटिस का रोग जो है, इसको एलोपैथी वालों को पता ही नहीं है बीमारी क्या होती है। ये पित्त वृद्धि है, केवल पित्त की वृद्धि होने से पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है, इसका नाम पेनक्रिएटाइटिस है। और इसका इलाज मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। पित्त शामक औषधियाँ दे देते हैं उनको, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और ये लौकी का तो जूस पिए, और मिट्टी की पट्टी उसकी रामबाण औषधि है। और जो सुबह खाली पेट पानी पीने के लिए बोलते हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का वो पानी पिए, तो उस अजवाइन और मेथी की अजवाइन की मात्रा कम कर दें थोड़ा, नहीं तो किसी किसी को उससे भी पित्त बढ़ जाता है। तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ उनको क्योंकि भिगो देते हैं, इसलिए उनका पित्त का भी प्रशमन हो जाता है। तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी का पानी दें, गैस हो तो अजवाइन दें, नहीं तो देने की जरूरत नहीं। और व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का रस पिला दें। बहुत ज़्यादा पेनक्रिएटाइटिस में तो इतना पेन होता है, असह्य वेदना होती है, आदमी को भयंकर पेन किलर्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तब जा कर के कुछ आराम मिलता है। तो उनको कतई नहीं होगा, एक बार भी नहीं होगा। ये मेरा छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक मैंने प्रयोग किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को भी पेनक्रिएटाइटिस मैंने देखा है। तो ये पेनक्रिएटाइटिस का पूरा इलाज बता दिया। मिट्टी की पट्टी इसके लिए रामबाण है, मिट्टी पट्टी पेनक्रिएटाइटिस में। सिर में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक तो होता है ये लोगों को डैंड्रफ, एक फंगल इन्फेक्शन ही हो जाता है। तो जिनको भी फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और बाल ऐसे मुट्ठी भर भर के झड़ते रहते हैं, तो एक तो तेल बना दिया हमने। कायाकल्प तेल तो सामान्य रूप से सभी के लिए है, जिनको कहीं पर भी सिर से लेके शरीर में कहीं पर भी स्किन में इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इस बालों के लिए विशेष करके केश कांति एडवांस तेल बनाया अभी हमने। बालों का झड़ना पहले ही दिन से कम हो जाता है, ये बड़ी चीज़ है। नहीं तो बालों के ऊपर तो इतने हम लोग शैम्पू, कंडीशनर सब लगा लुगो करके, और फिर कलर, बालों की पूरी मुसीबत कर रखे। बालों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं हम लोग। तो इसको कम से कम बालों को थोड़ा राहत देने के लिए केश कांति एडवांस तेल बनाया अभी। आपके बालों का इससे बेहतर कोई उपचार नहीं है। एक फंगल इन्फेक्शन के बारे में ऐसे ही बोल देता हूँ। किसी भी प्रकार का जो फंगल इन्फेक्शन है, ये आजकल बहुत हो रहा है, और कोरोना के बाद तो और ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ गई है। फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा है कायाकल्प 2-2 गोली, नीम गिलोय 1-1 गोली खाली पेट ले लें। और हमने देखा किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के लिए ये अल्टीमेट है। हमारी सासू माँ को, उनकी एज 75 ईयर है। अभी अगस्त में कोरोना हुआ था, कोरोना जो अभी चल रहा है, जिसका सीजन चल रहा है। तो काफ़ी मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, हमें तो लग रहा था कि बचेगी नहीं, मगर उनका विल पावर था और उनके बेटों का सपोर्ट था, पूरी तरह से सबने सेवा की, तो वो उससे बाहर निकल गई है, बिल्कुल अच्छी तरह हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। वीकनेस है और उनका बाल थोड़ा सा जो है झड़ रहा है। तो जब हमने बोला कि हम इधर जा रहे थे, उनका मैसेज ये था कि बाबा जी से पूछ के आना कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे बेटा और वीकनेस है, तो क्या ले लूँ मैं। बाल झड़ने के लिए तो केश कांति एडवांस तेल बता दिया है जी, वो आप भी लेके जाना और आप भी लगाना, तो आपके भी नहीं झड़ेंगे 100 साल तक जी। और सासू माँ के भी झड़ने बंद हो जाएंगे जी। और वीकनेस के लिए सबसे अच्छा है अश्वगंधा कैप्सूल। ओके, अश्वगंधा कैप्सूल और गिलोय, ये कोरोना की वीकनेस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम, 1-1 कैप्सूल भी, गोली भी आती है अश्वगंधा की, ओके, है ना। तो अश्वगंधा। उनके पैर ना सूज रहे हैं, यहाँ से सूजन है, तो उसके लिए तो उनको गोखरू और सर्वकल्प को हाथ दे देना। किसी को भी सूजन हो पैरों में, सर्वकल्प को हाथ और गोखरू। गोखरू का तो कितनी बार मैंने इतनी महिमा बताई हुई है गोखरू की, तो रामबाण काम करता है। ठीक है बेटा, उन्होंने आपके लिए प्रणाम बोला है गुरुजी, थैंक यू। उन्होंने खाई थी सवासारी कोरोनिल? हाँ खाया है सर गुरुजी, खाया है।
ये डॉक्टर ने तो नहीं दी थी, मगर उन्होंने, उनके बेटों ने दिया तो फिर उन्होंने खाया है उसको पूरी तरह से। हाँ। और स्वस्थ भी हो गई है सबके आशीर्वाद से। थैंक यू गुरु। 75 साल की उम्र में लोग कह देते हैं कोरोना हो गया तो जाएगा, तो ये कोरोनिल से करोड़ों लोगों की जान बचाई है हमने, श्वासारी और कोरोनिल से। ऐसे एजेड लोग और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित कमजोर लोग, वो भी शीशम के पत्ते से ठंड लगती है। गुजराती છો તમે? હા ગુજરાતી। ગુજરાતી તો અહીંયા તો આમ જ ठंड હોય તો शीशमના પત્તાથી તો વધારે લાગે જ ને। મારે માસિક ધર્મની બીમારી હતી ને તો એમાં જુઓ હા शीशमના પાંદડા છે ને ત્યાં જઈને પીજો, અહીંયા વધારે ઠંડમાં વધારે પહેલા કીધું છે કે એને અત્યારે નથી પીધું, 7 વર્ષ પહેલા પીધા તો ત્યારથી મને ઠંડ જ લાગે છે। હા ठंडी ऋतु में ठंड बहुत लगती है। हाँ, ठंडी नहीं ऋतु में बहुत ठंड लगे ना, जिसको भी ठंड लगती है तो एक तो केसर दाना मुंह में डाल लिया करो, અત્યારે તો हम केसर और दूध में शिलाजीत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। शिलाजीत से ठंड बिल्कुल नहीं लगती, और केसर, ये गुजराती लोगों को तो ऐसी ही ठंड ज्यादा लगती है। ધ્રુજારી આવે છે। हाँ, तो ये तो धुर्ज है, हम धुर्ज नहीं आवे हम। ધ્રુજારી આવે तो शीशम के पत्ते जब गर्मी की ऋतु होती है ना तब लिया करो। અત્યારે તો लिया ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी फरवरी मार्च के बाद ले लेना। और इसमें दूधी घास भी होती है, वो भी अच्छी होती है। दूधी घास, और हाँ दूधी घास जिसको तोड़ते हैं थोड़ा सा दूध से निकलता है, दूधी घास। और एक दुर्वा घास जो पूजा पाठ में यूज करते हैं ना, वो भी अच्छी होती है। तो और इसमें इसके पीपल के पत्ते भी और बेल के पत्ते भी, जो अनुकूल पड़े उसी को ले लेना। बेल का जूस पीता था ना इसलिए टाइट भाई। और अभी तो नारी सुधा टैबलेट और नारी सुधा सिरप भी बना दिया, जिनको भी बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की, उनके लिए रामबाण है। ज़्यादातर लेडीज़ बताती नहीं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए 100% उपचार है ये नारी सुधा सिरप। नारी सुधा वटी भी बना दी है। बस बंद नहीं हुआ, अब होता क्या है कि पस अंदर ही अंदर रह जाता है और कान इतना बड़ा मोटा सूज जाता है और 5-5, 6-6 साल लगते हैं उसको पूरा फुलाने में, और फिर उसमें से पस निकलता है बाहर, ऊपर यहाँ पे सूज जाता है। तो कान के लिए ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना बहन, एक तो सारी वाद्य वटी 2-2 गोली खा लेना, ज़बरदस्त औषधि। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप थोड़े दिन 2-3 महीना आधा घंटा कर लो तो अंदर का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और कान का जो छेद था वो भरा कि नहीं भरा? नहीं, ऑपरेशन तो ठीक नहीं हुआ, खराब हो गया ऑपरेशन। खराब हो गया तो अनुलोम विलोम से वो भी जो रिपेयर हो जाएगा आपका ना। एसिडिटी बहुत रहती है, बहुत कुछ खाओ तो एसिडिटी हो जाती है। तो उसके लिए जो खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखो, और जो मैंने बताया ना व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये तो उसके लिए रामबाण है, एसिडिटी के लिए ना, पित्त के प्रशमन के लिए। और थोड़ा अंकुरित लिया करो, ठीक हो जाएगा, है ना। तो अच्छा ये बताओ जो है हैं? हरिओम स्वामी जी, मेरे को बचपन से बाय बर्थ एक्जिमा है और सारे शरीर में बहुत इचिंग और बहुत खारिश होती रहती है। अभी योगा करते समय भी बहुत खारिश हो रही थी, तो मेरे को बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि इतनी शरीर में गर्मी इतनी हो गई थी कि मेरे को बाहर जाना पड़ा था, इतनी गर्मी और खारिश हो रही थी मेरे को शरीर में। हाँ, ये वैसे भी ठंड में एक्जिमा बढ़ता है, और बाई बर्थ है इसको, आजकल ये बाई बर्थ में बच्चों को एक्जिमा बहुत होने लग गया है, सोराइसिस, एक्जिमा बहुत खतरनाक। तो बेटा इसके लिए औषधि देते हैं, नीम गिलोय कायाकल्प से लेके जो बाकी औषधियाँ हैं जी, और लेप लगाते हैं, कायाकल्प लेप लगाते हैं, है ना। अभी भी लगाया, पर मेरे को सारे शरीर पे कोई बात नहीं, निकल लाल और इतनी ज़्यादा इचिंग हो गई, खून भी निकलने लगा। कायाकल्प एडवांस तेल बना रखा है, हाँ जी, तो वो रात को भी लगा के सोया करो और दिन में 2 बार लेप लगाया करो। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन की, 2 बार लेप लगाया करो, यहाँ सब उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब थोक में है। हम लोग यहाँ पर नीम, एलोवेरा, हल्दी, मेहंदी, 4 चीज़ें तो कंपलसरी हैं, जब मिल जाता है अपाम मार्ग तो उसको भी मिला देते हैं। तो 2 टाइम ये लेप, अलग अलग प्रकार का लेप लगाते हैं यहाँ पर। कैंसर वालों को अलग तरह का लेप लगाते हैं, अस्थमा वालों को अलग तरह का, और पेट वालों को तो ये
मिट्टी की पट्टी से ही काम हो जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता हो तो मिट्टी में थोड़ा सा हींग और मिला लो। हाँ, लेकिन थोड़ा महंगा होता है तो थोड़ा ही मिला ना। स्वामी जी खान पान में क्या फ़र्क ला सकता हूँ मैं? खान पान में बेटा आपको तो बिल्कुल ही सिंपल लेना है ना जी। बिल्कुल नमक बिल्कुल बंद, थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। नमक एकदम से खुजली बढ़ा देता है, तो नमक पूरा सोल्ट बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए बंद करना है, 2-3 महीने के लिए, फिर पूरा ठीक हो जाएगा। जी स्वामी जी, जब मैं ऐसे खाना कम खाता हूँ, जैसे सिर्फ अब यहाँ पर आके फ्रूट डाइट वगैरह है, तो मेरे को मूड स्विंग बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत आता है मेरे को। घर पे भी ऐसा बहुत होता है। जब देखो ये मूड स्विंग वाली जो बात है ना, हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा अपने आप को ना सांसों पर नियंत्रण करें। थोड़ा सा सांसों को देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। दरअसल क्या है, ये एक जो है हमारे भीतर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, लेप्टिन का लेवल गड़बड़ हो जाता है, उससे ये फिर खाना पीना और मूड स्विंग वाली बात आती है। तो लेप्टिन अनुलोम विलोम से कंट्रोल हो जाता है बेटा। आप देखना भी, जैसे आप यहाँ अनुलोम विलोम आदि ज़्यादा करेंगे ना, आपके कम बल्कि कम खाने की इच्छा होती है, ऐसा हो जाता है ना। जी स्वामी जी। तो लेप्टिन का लेवल बैलेंस होता है, वो रिसर्च यहीं योगग्राम में की थी हमने जी। और उससे लेप्टिन का बैलेंस होने से खान पान पर भी कंट्रोल आ जाता है और मूड स्विंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती। जी ठीक है बेटा।